दोस्तों, विजय का विश्लेषण में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली बार हमने यह समझने की कोशिश की थी कि क्या सुदूर का कोई देश हमारे हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। आज हम एक धन्ना सेठ की सनक के बारे में समझेंगे। वह खतरनाक शख्स जिसने भारत को प्रभावित करने की, अस्थिर करने की मानो कसम सी खा रखी है। इस खतरनाक बुढ़ो को पहचान पा रहे हैं? अरे, इसकी शक्ल देखते ही कई लोग पानी का ग्लास खोजने लगते हैं। लेकिन आपको इसे पहचानने में अपने दिमाग पर इतना जोर क्यों डालना पड़ रहा है? भले आप उस बुढ़ऊ को न पहचान पाए हों, लेकिन इस गबरू बांके छेले को तो जानते ही होंगे। अरे, ये तो अपना ही दोस्त है। 2004 के चुनाव और 2024 के चुनाव, क्या दोनों में कोई समानता है? बहुत से लोगों के दिमाग में 2004 की यादें ताज़ा हो गई होंगी, जब अच्छा काम करने के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए थे। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने तो काफ़ी अच्छा काम किया था। उसके बावजूद बड़ी मुश्किल से वो चुनाव जीत पाए और उन्हें काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था। तब भी बीजेपी अति आत्मविश्वास से भरी हुई थी और इस बार भी सबको 400 पार ही नजर आ रहा था। उस समय भी जितने एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल थे, वे बीजेपी की जीत का दावा कर रहे थे और इस बार भी सारे एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल का यही अनुमान था कि बीजेपी भारी बहुमत से यह चुनाव जीतेगी। लेकिन बीजेपी बड़ी मुश्किल से अपनी नाक पानी से ऊपर रखने में किसी तरह सफल हो पाई। भले ही लोगों को भारत के 2004 के चुनाव और इस चुनाव में कोई समानता दिखती हो, लेकिन मेरे दिमाग में एक अन्य चुनाव की यादें ताज़ा हो गई और वो था अमेरिका का 2016 का चुनाव। अमेरिका के 2016 के चुनाव में ट्रंप को लोगों ने समझा था कि वे बुरी तरह परास्त हो जाएंगे। उसके बावजूद ट्रंप चुनाव जीत गए। इस बार के 2024 के चुनाव में सबको यह लग रहा था कि विपक्ष तो कहीं ठहर ही नहीं पाएगा, लेकिन विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी को आईना सा दिखा दिया। बड़ी मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी चुनाव तो जीत गई, लेकिन ढेरों प्रश्न खड़े हो गए। ट्रंप की जीत से लोगों को आश्चर्य तो काफी हुआ, लेकिन धीरे धीरे परतें खुलती चली गई। लोगों को यह एहसास हो गया कि सूचना प्रौद्योगिकी और संगणक की ताकत कितनी ज़्यादा है। यह कंप्यूटर, यह इंटरनेट, यह डिजिटल वर्ल्ड, इसने हमारी दुनिया पर कितना गहरा प्रभाव डाल दिया है। और यह पता लगा कि ट्रंप ने इस ताकत का किस तरह से इस्तेमाल किया। न केवल ट्रंप, बल्कि कई अदृश्य ताकतें ऐसी थीं जो किसी भी हालत में हिलैरी क्लिंटन को चुनाव जीतने नहीं देना चाहती थीं, और उन अदृश्य ताकतों ने ट्रंप को जीतने में काफ़ी मदद की। लोगों को पता चला कि यह चुनाव किसी और धरातल पर लड़ा गया था। चुनाव संपन्न हुए और डेमोक्रेटिक पार्टी चुनाव हार गई। हारने के तुरंत बाद उन्होंने रशिया पर इल्ज़ाम मढ़ दिया। उनका इल्ज़ाम यह था कि रूस ने इन चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की थी। लोगों ने समझा कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। लेकिन एक एक घटनाएं लोगों के दिमाग में आती चली गई और वह ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। चुनाव के दौरान ही हिलैरी क्लिंटन के कैंपेन मैनेजर जॉन पेस्टक का ईमेल अकाउंट हैक हो गया था।
और ऐसा हैक हुआ कि उससे ईमेल का ढेर सारा पुलिंदा किसी अज्ञात लोगों के हाथ में पड़ गया और उन लोगों ने धीरे धीरे करके उस ईमेल को चुनाव के दौरान लीक करना प्रारंभ किया। इसी बीच लोगों को यह भी पता चला कि डेमोक्रेटिक पार्टी का कंप्यूटर रूस ने हैक कर लिया था और इससे भी खतरनाक बात लोगों को धीरे धीरे पता चली कि कैसे सोशल मीडिया के द्वारा, सोशल नेटवर्किंग के द्वारा रूस ने लोगों के विचार को प्रभावित करने की कैसी कोशिश की थी। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि कहीं बीजेपी का कंप्यूटर भी तो हैक नहीं हो गया। हो सकता है बीजेपी का सर्वर हैक हो गया हो। कई बार ये जानकारी आती है मंत्रिमंडल का फेरबदल होने वाला है, चुनाव से पहले ही लोगों को पता चल जाता है कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। लोगों को यह लगता है और यह बात सही भी हो जाती है और मीडिया पर पहले से ही चर्चा होने लगती है कि वसुंधरा राजे का पत्ता कटने वाला है। लोगों को पता लग जाता है कि वरुण गांधी को टिकट नहीं मिलेगा। और तो और आपने सुना ही होगा योगी जी और अमित शाह के बीच क्या तकरार हो गई है। खैर, अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो हुआ यह कि जब डेमोक्रेटिक पार्टी ने दबाव बनाया तब राष्ट्रपति ट्रंप को न चाहते हुए भी यह कहना पड़ा कि ठीक है, हम इस बात की जांच कराएंगे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे नए नए तथ्य सामने आते चले गए। यहाँ तक कि ऐसा भी हुआ कि कोर्ट ने यह मान लिया कि हाँ, रूस ने अपने एजेंटों के द्वारा इस चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की थी और उन्होंने 12 लोगों की लिस्ट जारी कर दी। जांच अभी आगे बढ़ ही रही थी कि एक नया बम फूट गया। कैम्ब्रिज एनालिटिका, डेटा एनालिसिस की वह कंपनी जिसे ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के लिए अनुबंधित किया था, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ते चली गई इस जाल में बड़ी मछलियां भी धीरे धीरे उजागर होने लगी। और एक दिन ऐसा हुआ कि मार्क जकरबर्ग, जी हाँ, फेसबुक के सीईओ को अमेरिकी संसद के सामने खड़ा होना पड़ा और उनके प्रश्नों का जवाब देना पड़ा। आखिर क्या किया कैम्ब्रिज एनालिटिका ने? क्या वही जो तेल और साबुन का विज्ञापन बनाने वाली कंपनी करती है? जी नहीं, उससे भी बड़ा, इतना बड़ा कि आगे चलकर वह चुनाव प्रचार के लिए कई कंपनियों के लिए एक पदचिह्न सा छोड़ गया था। आखिर क्या था वह काम? सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनका काम था लोगों के दिमाग में उतरना। जी हाँ, लोगों के दिमाग में उतरकर उन्हें प्रभावित करना। अमेरिकी चुनाव को कैम्ब्रिज एनालिटिका ने कैसे प्रभावित किया, इसे समझने के लिए पहले हमें यूएस की चुनाव प्रक्रिया समझनी पड़ेगी। आप यहाँ पर देख रहे हैं नीले और लाल रंग के कुछ प्रदेश हैं। जो ये लाल रंग के प्रदेश आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये टेक्सास हो गया, मिनेसोटा हो गया, ये सारे के सारे प्रदेश रिपब्लिकन पार्टी के प्रदेश कहे जाते हैं। और जो आपको गाढ़े नीले रंग में दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कैलिफोर्निया या न्यूयॉर्क, ये जो प्रदेश हैं ये परंपरागत रूप से डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रदेश समझे जाते हैं। तो जो यहाँ के मतदाता होते हैं वो अपनी पार्टियों को ही वोट देते हैं। फिर आखिर
चुनाव में हार जीत का निर्धारण कौन करता है? आप देख रहे होंगे कि मुश्किल से करीब 12 प्रदेश ऐसे होंगे जो इस चुनाव में अगला राष्ट्रपति कौन होगा उसका निर्धारण करते हैं। यह आप मोटे तौर पर ऐसे समझ लीजिए कि आज भी जितने भी मतदाता वोट डालते हैं उसमें से करीब 20% कांग्रेस को वोट देते ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, वे कांग्रेस के परंपरागत वोटर हैं। उसी तरह करीब 20% या 22% बीजेपी के परंपरागत वोटर्स हैं, वो बीजेपी को वोट देते ही हैं। तो बाकी चुनाव का निर्धारण कौन करते हैं? मुश्किल से वही 30% मतदाता। ऐसे प्रदेशों को जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का निर्धारण करते हैं उन्हें स्विंग स्टेट कहा जाता है। हिंदी में कहे तो ढुलमुल प्रदेश। ये कुछ अच्छा नहीं लगता। उनका दूसरा नामकरण ये है बैटल ग्राउंड स्टेट, यानी कि वो युद्ध क्षेत्र प्रदेश जहां पर चुनाव वास्तव में लड़ा जाता है। तो कैम्ब्रिज एनालिटिका का असर कितना पड़ा? आप देख रहे हैं कम से कम 16% से लेकर 49% तक के लोगों पर कैम्ब्रिज एनालिटिका का असर पड़ा। और अगर आप नक्शे को ध्यान से देखें तो इसमें ज़्यादा प्रदेश आपको ढुलमुल प्रदेश ही नजर आएंगे। और इस तरह कैम्ब्रिज एनालिटिका का असर अमेरिका के 2016 के चुनाव पर कितना व्यापक था, यह बात आसानी से समझी जा सकती है। क्या आदमी को एक किताब की तरह पढ़ा जा सकता है? 2016 तक डेटा एनालिटिक्स कंपनियों का यह विश्वास हो गया था कि अगर आदमी के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाएं, उनके बारे में डेटा इकट्ठा किया जाए, तो आदमी का व्यवहार, आदमी का स्वभाव आसानी से पहचाना जा सकता है। जितना ज़्यादा डेटा, उतनी आसानी से किताबों के पन्ने खोले जा सकते हैं। और यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि आज की तारीख में आपके बारे में आपसे ज़्यादा डिजिटल वर्ल्ड को पता है। जी हाँ, ये बात मैं सच बात कह रहा हूँ कि आपके बारे में आपसे ज़्यादा डिजिटल वर्ल्ड को पता है। चलिए चुनाव की ओर वापस लौटते हैं। तो उन्होंने ढुलमुल प्रदेशों की ओर ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक समझा। कोई फ़ायदा नहीं था जो रेड स्टेट हैं, जो लाल स्टेट हैं, वो तो रिपब्लिकन को वोट देंगे ही। जो नीले प्रदेश हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देंगे। तो उन्होंने सारा ध्यान ढुलमुल प्रदेशों की ओर केंद्रित किया। वहाँ के लोगों के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा शुरू की। और जानकारी प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका था सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक, ट्विटर। वहाँ लोगों के पोस्ट के आधार पर, वहाँ लोगों के रिश्तेदार, मित्र, संबंधियों के आधार पर यह जान पाने में कोई मुश्किल नहीं होती थी कि इसमें से कौन से पक्के मतदाता हैं और कौन से ऐसे मतदाता हैं जिनका झुकाव किसी एक पार्टी या दूसरी पार्टी की ओर होता है, और कौन से ऐसे मतदाता हैं जो कि मुद्दों के आधार पर वोट देते हैं। उसके बाद उन लोगों ने उन लोगों के बारे में डेटा इकट्ठा करना शुरू किया और उसके लिए पोलिंग भी करवाई गई। पोलिंग यानी कि प्रश्नावली भेजी गई जिसमें सीधे सीधे प्रश्न कि आप किस पार्टी का समर्थन करते हैं, उससे लेकर अलग अलग मुद्दों पर लोगों से प्रश्न पूछे गए। गर्भपात के बारे में आपका क्या ख्याल है? आदमी को घर में बंदूक रखनी चाहिए या नहीं? जो अमेरिका के जॉब्स हैं वो बाहर जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अमेरिका
का आर्थिक तंत्र फिर से कैसे सुदृढ़ हो सकता है, इत्यादि। और उसके आधार पर लोगों के अलग अलग ग्रुप बनाए गए। इन ग्रुप्स के आधार होते थे शिक्षा का स्तर, आर्थिक स्तर, सामाजिक स्तर, और उसके बाद लोगों की अपनी राय। और इस तरह के टारगेट ग्रुप्स बनाकर, अलग अलग ग्रुप बनाकर उनके लिए कंटेंट बनाने का काम शुरू हुआ। कंटेंट यानी कि जैसे आप व्हाट्सएप में रोज कोई ना कोई पोस्ट देखते हैं, उसी टाइप की पोस्ट। जैसा ग्रुप वैसी भाषा। डॉक्टरों से बात करना तो डॉक्टरों की भाषा में बात करनी पड़ती है, और अगर किसी दुकानदार के ग्रुप से बात करना है तो दुकानदारों की भाषा में बात करना पड़ता है। उन कंटेंट को लोगों के बीच में भेजा गया। उसके फीडबैक जब लोगों के आए, उसके आधार पर उन कंटेंट को और भी परिष्कृत किया गया, नए कंटेंट्स बनाए गए, भेजे गए। इस तरह लोगों के दिमाग में उतरने की प्रक्रिया से शुरू हुई। यहाँ आप देख रहे हैं कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ईमेल और टेलीविज़न, इन सारे मीडिया का सहारा लिया गया। इन सब बातों की चर्चा हम भारतीय चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आगे और विस्तार से करेंगे। अमेरिकी संसद में मार्क जकरबर्ग की पेशी पूरे 5 घंटे चली। मार्क ने कई बातों का खुलासा किया। कैम्ब्रिज एनालिटिका के संबंध, कैम्ब्रिज एनालिटिका ने कैसे फेसबुक का उपयोग किया, कैसे वो कैम्ब्रिज एनालिटिका को समय रहते हुए प्रतिबंधित नहीं कर पाए। इन सब बातों का मार्क जकरबर्ग ने खुलासा किया। उन्होंने ये बात स्वीकार की कि रूस में बैठे कई लोगों ने फेसबुक के माध्यम से 2016 के अमेरिकी चुनाव को प्रभावित करने की काफ़ी कोशिश की। उन्होंने नैरेटिव्स गढ़े। उन नैरेटिव्स के ऊपर में लोगों का समर्थन अर्जित किया, और लोगों की विचारधारा को प्रभावित करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने स्वीकार किया कि ऐसे लोगों को चिन्हित करने और उन्हें फेसबुक से हटाने में फेसबुक के प्रभाव को थोड़ी सी परेशानी हुई और थोड़ी धीमी भी रही। इस प्रक्रिया में वे पिछड़ से गए और लोगों को समय रहते प्रतिबंधित नहीं कर पाए। उनकी यह पेशी आंख खोल देने वाली थी। उन्होंने यह बात भी कही कि किसी व्यक्ति के लिए डेटा इकट्ठा करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि वह फेसबुक का सदस्य ही हो। फेसबुक अगर चाहे तो कोई भी व्यक्ति जो फेसबुक का सदस्य नहीं है, उसके बारे में भी वह जानकारी इकट्ठी कर सकता है। इस बुढ़ऊ का शुभ नाम है जॉर्ज सोरोस। उम्र 92 साल। दुनिया के सफलतम पूंजी निवेशकों में से एक। इन्होंने अपनी जिंदगी में 4000 करोड़ डॉलर कमाए और 3200 करोड़ डॉलर दान धर्म में खर्च कर दिए। जी हाँ, हर 1 रुपये में से 80 पैसे इन्होंने दान धर्म के लिए दे दिए, चैरिटी के लिए दे दिए। किस प्रकार की चैरिटी? क्या कोई अनाथ आश्रम था? जी नहीं। इनकी चैरिटी होती है दुनिया में लोकतंत्र स्थापित करने का। और लोकतंत्र भी कैसा? वो लोकतंत्र जो इनके मन माफिक हो, जो इनकी मर्जी के अनुसार चले। है ना खतरनाक बात? खतरनाक बढ़ो धन्ना सेठ, ये शब्द मेरे नहीं हैं, हमारे देश के विदेश मंत्री जयशंकर साहब के हैं। तो सोरोस की शनि दृष्टि
जिस देश पर भी पड़ जाए उसकी दुर्दशा निश्चित ही समझो। चाहे वो चुनी हुई सरकारें हों या कोई कम्युनिस्ट देश, सोरोस किसी को नहीं बख्शते और पैसे कमाने के लिए इन्होंने कई लोकतांत्रिक देशों को भी घुटनों के बल चलने पर मजबूर कर दिया। वे निश्चित करते हैं कि भाई जिस देश में लोकतंत्र नहीं है और अगर है तो वो खतरे में है। इनकी कुदृष्टि पिछले दिनों भारत पर भी लग गई है। ये उन लोगों में से एक हैं जो मोदी जी के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। कारण चाहे जो भी हो, इस देश का लोकतंत्र अपना है और इस लोकतंत्र की अपनी ही पहचान है, अपनी ही विविधताएं हैं। इस देश में करीब 98 करोड़ मतदाता हैं, लेकिन क्या सारे के सारे मतदाता वोट डालते हैं? आपने इस चुनाव का भी प्रतिशत देखा होगा, 65%, 61%, ज़्यादा से ज़्यादा 75%। तो हम ये मानकर चलते हैं कि इस देश के 25% मतदाता तो ऐसे हैं जो कभी वोट डालते ही नहीं हैं। उन्हें हम प्रसुप्त मतदाता की श्रेणी में डाल सकते हैं। वे वोट तभी डालते हैं जब उन्हें वोट डालने की ज़रूरत महसूस होती है, जब उन्हें लगता है कि देश खतरे में है, जब उन्हें लगता है कि उनके वोट की कोई कीमत हो सकती है, तब उनके पांव स्वतः ही मतदान केंद्रों की ओर चल पड़ते हैं। जैसा हमने 1984 में इंदिरा जी के मृत्यु के बाद देखा था। उसके अलावा 25% मतदाता ऐसे होते हैं जो कि निष्पक्ष होते हैं, यानी उनके लिए पार्टी उतना मायने नहीं रखती जितने उनके मुद्दे कुछ भी हो सकते हैं। स्थानीय मुद्दे हो सकते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हो सकते हैं। जैसे 2019 के चुनाव में जब बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद में देशभक्ति एक बड़ा मुद्दा बन गया था। और बाकी 25% मतदाता मोटे तौर पर आप कह सकते हैं भाजपा या सत्ता पक्ष के दलों के साथ चिपके रहते हैं। वे उनके परंपरागत मतदाता हैं। चाहे जो हो जाए, उन्हें अपनी पार्टी को ही वोट देना है। और वैसे ही 25% मतदाता आप कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों को मान सकते हैं। कांग्रेस कहना ठीक नहीं है, आजकल तो कई विपक्षी दल भी काफ़ी बलवान हैं, दमदार हो गए हैं, जैसे समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल। तो इनके अपने पक्के मतदाता आप 25% मानकर चलिए, जो कि इन्हें ही वोट देते हैं चाहे जो कुछ भी हो जाए। तो भारतीय मतदाताओं के एक इस विशाल कैनवास में आखिर सूचना प्रौद्योगिकी किस तरह से प्रभाव डालती है, इस पर हम एक नज़र डालते हैं। तो लक्ष्य क्या है? निष्पक्ष मतदाताओं को अपने पक्ष में करना और हो सके तो प्रसुप्त मतदाताओं को जगाना। ये काम थोड़ा सा मुश्किल अवश्य है, लेकिन असंभव सा नहीं है। अंतिम उत्पाद को समझने से पहले हम कच्चे माल पर एक नज़र दौड़ाते हैं। आपके सामने ये ट्विटर उपयोगकर्ता का डेटा है जो अप्रैल 2024 का है। कोई बहुत पुराना डेटा नहीं है और चुनाव के बीच का ही है। यहाँ आप देख रहे हैं कि भारत में ट्विटर के उपयोगकर्ता तीसरे नंबर पर है और उनकी कुल संख्या करीब 2.5 करोड़ है, जो कि हालांकि अमेरिका के मुकाबले काफ़ी कम लग रही है, लेकिन ये काफ़ी उपयोगी टूल्स है।
और अगला नंबर है फेसबुक का। यहाँ आप देख रहे हैं भारत में फेसबुक के उपयोगकर्ताओं की संख्या करीब करीब 38 करोड़ है और इस मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे है। इंस्टाग्राम के उपयोग के मामले में भी भारत दुनिया में सबसे आगे है और यहाँ करीब 36 करोड़ लोग इंस्टाग्राम का उपयोग करते हैं। और यूट्यूब, इसे तो आजकल टेलीविज़न के विकल्प के रूप में देखा जाता है। आप देख रहे हैं भारत में इसके उपयोगकर्ताओं की संख्या 47 करोड़ 60 लाख है। और अंत में सबसे खतरनाक टूल व्हाट्सएप। भारत में इसके उपयोगकर्ताओं की संख्या 53 करोड़ 58 लाख है। क्या ये आंकड़े चौंकाने वाले नहीं हैं? क्या ये आंकड़े डराने वाले नहीं हैं? हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे व्हाट्सएप या किसी दूसरे टूल्स के उपयोगकर्ता मतदाता ही हैं। उनमें से कुछ बच्चे भी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस देश के नागरिक नहीं हैं। हालांकि उनमें से कई लोग वोट भी देते हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि करीब करीब 80 से 85% लोग मतदाता हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर कोई हमें नैरेटिव्स सेट करना है तो कितना आसान सा ये तरीका लगता है। हालांकि ये तरीका उतना आसान नहीं है और इसमें काफ़ी बड़े रकम की ज़रूरत पड़ती है। रॉ मटेरियल्स को समझने के बाद में चलिए अब फाइनल प्रोडक्ट्स को समझ लेते हैं, यानी नैरेटिव्स। आख्यान कैसे गढ़े जाते हैं? तरीका काफ़ी कुछ खेती करने से मिलता जुलता है। सबसे पहले ज़मीन तैयार करो, यानी सोशल मीडिया में जाओ और लोगों को आइडेंटिफाई करो जो कि फेंस पर बैठे हुए हैं और वो किसी भी पार्टी के सबसे दमदार समर्थक नहीं है। फिर बीज बो, और ये बीज आते कहाँ से हैं? लोगों के बीच से ही। उनकी अपनी समस्याएं क्या हैं, या फिर यह आपके दिमाग की उपज भी हो सकती है कि आखिर आप लोगों से चाहते क्या हैं। जिगसॉ पजल का कौन सा पीस मिसिंग है? आपको नैरेटिव्स का विषय मिल गया। अगला, बीज बोने के बाद में खाद डालो, यानी कंटेंट बनाओ। ब्लॉग लिखो, वीडियो बनाओ, वॉइस रिकॉर्डिंग खोजो, ऊंची आवाज में भोंपू पर उद्घोषणाएं करो और इन सारी चीजों को वायरल करो, खूब करो। लगातार कंटेंट बनाओ, वायरल कराते रहो, ताकि लोगों के दिमाग में धीरे धीरे यह घुसने लगे कि आखिर उन्हें किस दिशा में जाना है। एक बार लोगों के दिमाग में बीज अंकुरित हो जाए और वह धीरे धीरे बढ़ने लगे, तब एक काम बाकी रह जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि पौधे सूख जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि जो लोग नैरेटिव से जुड़ चुके हैं वो धीरे धीरे उससे बिदकने लगें। एक बहुत ही शक्तिशाली चुंबक की जरूरत पड़ती है। अब गंभीर विषय सामग्री की जरूरत नहीं, अभी किसी और चीजों की जरूरत है। नैरेटिव से संबंधित जोक्स बनाओ, मजाक बनाओ, उन्हें वायरल करो, संगीत और गाने बजाने का सहारा लो, और इनसे भी काम न चले तो अफवाहें फैलाओ। ये नैरेटिव्स बनाए कैसे जाते हैं? आइए इनके बनाने के तरीकों पर एक एक करके विचार करें। सबसे पहला तरीका,
झूठ को सच में कैसे बदला जाए। हिंदी में कहावत है, एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। यानी एक सच और 100 झूठ। और इसे गणित की भाषा में उल्टा करके देखें तो 100 झूठ बराबर एक सच। यानी एक ही झूठ को बार बार अलग अलग रूप रंग में बोला जाए, लगातार बोला जाए, लगातार बोला जाए, तो वो धीरे धीरे लोगों के दिमाग में एक सच की तरह स्थापित होने लगता है। उदाहरण के तौर पर ईवीएम मशीन। सालों से इसके बारे में विपक्ष कुछ न कुछ कहते ही आ रहा है। जब भी वे चुनाव हार जाते हैं, सबसे पहला बहाना उनके लिए ईवीएम ही साबित होता है। और उनका झूठ इस कदर फैला कि सुप्रीम कोर्ट भी उनकी सुनवाई करने को तैयार हो गया। वो सुप्रीम कोर्ट जहां पर मामले वर्षों तक लंबित रहते हैं, कई दिनों तक सुनवाई चली, मीडिया में चर्चा होते रही, और अब चुनाव परिणाम आ गए हैं। अब किसी को ईवीएम से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि विपक्ष ने भी अच्छी खासी सफलता हासिल कर ली है। लेकिन पूरे चुनाव में क्या चला? बीजेपी चुनाव ईवीएम के भरोसे ही जीतती है, और ये नैरेटिव धीरे धीरे लोगों के बीच में बैठने भी लगा, काफी जोक्स भी बने, और ये मामला तब तक ठंडा रहेगा जब विपक्ष अगला चुनाव ना हार जाए। आख्यान गढ़ने का दूसरा तरीका क्या होता है? एक अर्ध सत्य को पूर्ण सत्य में बदलना, बल्कि पूर्ण सत्य ही नहीं, उसे परम सत्य में बदल देना। जी हां, नैरेटिव्स यही काम करता है। दो उदाहरण लेते हैं। चुनाव के दौरान माधवी लता द्वारा चलाए गए काल्पनिक तीर की खूब चर्चाएं हुई। घटना तो सही थी, माधवी लता ने काल्पनिक तीर चलाया था, लेकिन निष्कर्ष हमारा होगा। निष्कर्ष क्या निकाला गया? ये तीर एक मस्जिद की ओर चलाया गया है। और इस नैरेटिव्स को, इस झूठ को इस कदर फैलाया गया कि ये मुस्लिम मतदाताओं के दिलो दिमाग में बैठ गया। माधवी लता की उदार छवि को एक बहुत तगड़ा झटका लगा। जिन मुस्लिम मतदाताओं के मन में, खासकर महिलाओं के मन में उनकी जो छवि थी, उसको धक्का पहुंचा। वे बार बार सफाई देते रही, लेकिन ये नैरेटिव्स तो पूरी तरह से लोगों के दिमाग में बैठ चुका था, और ये उनकी हार का एक बड़ा कारण भी बन गया। दूसरा उदाहरण लेते हैं। चुनाव के बाद में विश्लेषण चल रहा था। वह कांग्रेसी प्रवक्ता का दिन था, क्योंकि उनकी पार्टी ने उम्मीद से कहीं ज्यादा सीटें हासिल कर ली थी। उनसे बातचीत करते समय रजत शर्मा जी कुछ बुदबुदाते हुए से दिखते हैं। वे क्या कहते हैं यह तो स्पष्ट नहीं था, लेकिन ये घटना हुई थी, ये बात सही थी। घटना चाहे जो भी हो, निष्कर्ष हमारा होगा, यही नैरेटिव्स होता है। नैरेटिव्स यह बनाया गया कि रजत शर्मा ने कांग्रेसी प्रवक्ता को गाली दी है। खूब चलाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, और आखिरकार रजत शर्मा ने कोर्ट में केस कर दिया। मामला अभी लंबित है, देखते हैं क्या होता है, लेकिन आप नैरेटिव्स की ताकत तो पहचान ही गए होंगे। नैरेटिव्स गढ़ने का अगला तरीका क्या है? किसी भी कंटेंट के चुनिंदा अंश निकालो, केवल चुनिंदा अंश, और बाकी रद्दी की टोकरी में फेंक दो। उदाहरण के तौर पर राहुल गांधी का एक बयान लेते हैं, मैं ऐसी मशीन बनाऊंगा जिसमें एक तरफ आलू डालेंगे और दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। राहुल गांधी का पूरा वक्तव्य यह था
मोदी जी कहते हैं कि मैं ऐसी मशीन बनाऊंगा जिसमें एक तरफ आलू डालेंगे और दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। लेकिन उनके भाषण का अंश मोदी जी कहते हैं उसे काट दिया गया। हालांकि आज तक मैंने मोदी जी का ऐसा कोई भी भाषण नहीं सुना जिसमें मोदी जी ने कहा था कि मैं ऐसी मशीन बनाऊंगा जिसमें एक तरफ से आलू डालें और दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। एक तरह से वो बात भी झूठ थी। खैर, आलू से सोना बनाने वाला वक्तव्य राहुल गांधी पर चिपक गया, और वैसे ही एक दूसरा वक्तव्य जो मोदी जी पर चिपक गया, मैं हर भारतीयों के बैंक अकाउंट पर 15 लाख डालूंगा। मोदी जी का पूरा वक्तव्य ये था, वे विदेशों में भारत की ब्लैक मनी के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो उनका वक्तव्य था कि अगर विदेशों से काला धन भारत वापस आ जाए तो हर एक भारतीय के खाते में 15 लाख जमा हो जाएंगे। काले धन के परिमाण से संबंधित उनके इस वक्तव्य का पहला हिस्सा काटकर फेंक दिया गया। सिर्फ दूसरे वक्तव्य को एक नैरेटिव के तौर पर गढ़ा गया। मोदी जी का झूठ, भारतीयों के खाते में 15 लाख रुपए, कहां है वो 15 लाख रुपए? इस बात का खूब मजाक उड़ाया गया और आज भी ये चर्चा चलती ही है। आज भी इसे लेकर मोदी जी के ऊपर प्रहार किए जाते हैं। ये होती है नैरेटिव्स की ताकत। आम जनता को इससे कोई लेना देना नहीं कि मोदी जी ने काले धन के परिमाण के बारे में कुछ कहा था। उन्हें तो बस 15 लाख रुपयों का इंतजार है जो उनके खाते में आएंगे, और इसे वो एक सिरे से झूठ मानने लगे हैं। और मोदी जी के नाम पर एक और नाम जोड़ दिया गया, जुमलेबाज। नैरेटिव्स गढ़ने का तीसरा तरीका ये होता है कि कंटेंट में फेरबदल किया जाए, यानी कंटेंट पूरा का पूरा वही रहता है, लेकिन उसमें जो घटनाओं के क्रम रहते हैं उसमें उलटफेर कर दिया जाता है। जो घटनाएं बाद में होती है उसे पहले दिखा दिया जाता है और पहले वाली घटना बाद में दिखाई दी जाती है। उदाहरण के तौर पर स्वाति मालीवाल की पिटाई का केस लेते हैं। बाद में उसका वीडियो आम आदमी पार्टी ने रिलीज किया और उसे खूब वायरल किया, लेकिन आपको कहीं भी किसी के कोई लिप मूवमेंट्स दिखते हैं? आवाजें जरूर सुनाई देती हैं, वीडियो जरूर दिखता है, लेकिन लिप मूवमेंट से कुछ पता नहीं चलता कि कौन क्या बोल रहा है। इसे आप ध्यान से सुने तो साफ जाहिर होता है कि स्वाति मालीवाल ने जो बातें कही है, उनकी बातों को जो बातें बाद में कही गई है उन्हें पहले दिखाया गया, पहले वाली बातों को बाद में दिखाया गया। बातें वही है, आवाज वही है, केवल उनके क्रम में इस तरह से हेराफेरी की गई कि स्वाति मालीवाल ही दोषी नजर आती हैं। हो सकता है कुछ घटनाएं पिटाई के पहले हुई हों, कुछ घटनाएं पिटाई के बाद हुई हों, लेकिन उनके क्रम में हेराफेरी तो जरूर की गई है। अगर आप वीडियो ध्यान से सुने तो ये बात स्पष्ट भी हो जाती है। ये होती है नैरेटिव्स की ताकत। एक सच को पांव पकड़कर उल्टा कैसे किया जाता है ताकि वो एक झूठ के रूप में कैसे बदल जाए, यानी उल्टा दिखाया हुआ सच जो कि एक झूठ होता है, एक नए सच के सामने लोगों के सामने दिखने लगता है। जैसे आप शीर्षासन करें तो दुनिया आपको उल्टी दिखती है। यही है नैरेटिव्स जो आपको शीर्षासन करा देता है। नैरेटिव्स गढ़ने का तीसरा तरीका होता है अफवाहों के बाजार से खरीदारी। भारत एक बड़ा देश है, यहाँ अफवाहें काफी चलती हैं और तेजी से फैलती भी हैं। किसी भी एक अफवाह को पकड़कर उसे नैरेटिव्स बना देना काफी आसान काम है। उदाहरण के तौर पर अमित शाह
और योगी जी के बीच की तकरार। और इस नैरेटिव्स ने बीजेपी को उत्तर प्रदेश में काफी धक्का पहुंचाया। उत्तर प्रदेश में लोगों के बीच में योगी जी की अपनी इमेज है, उनका अपना सम्मान है, उनके अपने समर्थक हैं और वे योगी जी को मोदी जी का उत्तराधिकारी मानते हैं। ये अफवाहें बहुत लंबे समय से चल रही हैं, कोरोना काल के समय से चल रही हैं। कोरोना काल का एक झूठा पत्र भी सामने आया जिसमें गृह मंत्रालय की ओर से योगी जी से कोरोना के वैक्सीनेशन के बारे में जवाब तलब किया गया था। हालांकि ये पत्र झूठा साबित हुआ। यह भी अफवाह फैलाई गई उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले कि योगी जी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। यह अफवाह बहुत दूर तक गई, यहां तक कि टीवी चैनलों पर भी इस बात पर काफी चर्चा हुई। और इस लोकसभा चुनाव में तो अरविंद केजरीवाल ने आते ही शगुफा सा छोड़ दिया। मोदी जी का उत्तराधिकारी कौन है? योगी जी को 2 महीने के अंदर हटा दिया जाएगा। हालांकि इससे आप पार्टी को तो कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त नुकसान हो गया। ऐसे बनाए जाते हैं प्रबल आख्यान जो लोगों को पूरी तरह दिग्भ्रमित कर देते हैं। यह भी संभव है कि इस नैरेटिव ने भारतीय जनता पार्टी के प्रबल समर्थकों को भी मतदान केंद्रों से दूर रखा और ये नैरेटिव्स चुनाव के बाद भी जारी है। रोज नई खबरें आ रही है, पता नहीं इस नैरेटिव पर विराम कब लगेगा। नैरेटिव्स गढ़ने का अगला तरीका बाल की खाल निकालना, तिल का ताड़ बनाना। एक उदाहरण लेते हैं। मोदी जी ने इन चुनावों में अनेक इंटरव्यू दिए। एक इंटरव्यू में उनसे सवाल किया गया था कि यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों को युद्ध के दौरान वे कैसे निकाल पाए। मोदी जी ने एक विनम्र सा जवाब दिया कि ये तो ईश्वर की इच्छा थी, मैं तो केवल एक निमित्त मात्र था। और लोगों का आधा अधूरा हिंदी का ज्ञान देखिए, उन्हें यह भी नहीं मालूम कि अवतार और निमित्त में फर्क क्या है। यह हिंदी की बहुत ही विनम्र उक्ति है। बड़े बुजुर्ग अक्सर दार्शनिक भाव से यह कहते पाए जाते हैं, बेटा मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो ईश्वर की मर्जी थी, मैं तो केवल एक निमित्त मात्र था। यानी ईश्वर जो कार्य कराना चाहते हैं वह किसी व्यक्ति के माध्यम से कराते हैं। और लोगों के हिंदी के ज्ञान का क्या कहना। उन्होंने ये बात फैला दी कि मोदी जी कहते हैं कि भाई मैं तो इस संसार से पैदा ही नहीं हुआ, मुझे तो भगवान ने ऊपर से भेजा है, मैं तो भगवान का अवतार हूं। और रही सही कसर संबित पात्रा के बयान ने पूरी कर दी। हालांकि उन्होंने इसे स्लिप ऑफ टंग बताया, यानी बातचीत करने की त्रुटि, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। उन्होंने सफाई दी, उपवास रखा, लेकिन उससे लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। नैरेटिव्स तो सेट हो ही चुका था, उसे एक बल मिल गया, लोगों के बीच खूब चला, खूब मजाक उड़ाया गया। यह होती है नैरेटिव्स की ताकत। एक आधा अधूरा ज्ञान भी किस तरह से झूठ फैला सकता है, किस तरह से किसी व्यक्ति की छवि को धूमिल कर सकता है। चलिए अब हम राजनीतिक आख्यान के प्रकार देख लेते हैं।
खासकर वे नैरेटिव्स जो इस चुनाव में खूब चलाए गए। पहला, छद्म आख्यान, जो पूरी तरह से झूठ पर आधारित होता है। दूसरा, सुपाच्य आख्यान, जो कि होता तो सच्ची घटनाओं पर आधारित ही है, लेकिन उसके अपने निष्कर्ष होते हैं और वो निष्कर्ष खूब फैलाए जाते हैं। और तीसरे नैरेटिव्स होते हैं सदाबहार आख्यान, यानी वो नैरेटिव्स जो आपको हर चुनाव में हर बार देखने को मिल जाते हैं। कहा जाता है झूठ के पांव नहीं होते, लेकिन झूठे नैरेटिव्स तो सरक कर चल भी सकते हैं। कुछ झूठे नैरेटिव्स के तो पांव भी होते हैं और कुछ नैरेटिव्स तो पंख लगाकर उड़ते भी हैं। हम विस्तार से सरकने वाले छद्म आख्यान, पंख वाले छद्म आख्यान और पंख वाले पांव वाले छद्म आख्यान और पंख वाले छद्म आख्यान की बातें करेंगे। इसके अलावा और भी झूठ होते हैं, यानी नैरेटिव्स वाले झूठ। इसमें से एक है सफेद झूठ। जैसे आपने चुनाव के दौरान सुना ही होगा, एक बॉक्सर को रात में सपना आया और सुबह उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इससे पहले वो कांग्रेस में थे। जैसे ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, अगले दिन खबर फैलाई गई कि उनकी गाड़ी में ड्रग्स मिला था, और ये पूरी तरह से सफेद झूठ था। दूसरा सफेद झूठ फैलाया गया कि अमित शाह के हेलीकॉप्टर को एक हेलीपैड पर उतरने नहीं दिया गया। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और लोगों का विरोध इतना जबरदस्त था कि हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर उतर ही नहीं पाया। ये ऐसे नैरेटिव्स जो सफेद झूठ पर आधारित होते हैं ज्यादा टिकते नहीं हैं, हालांकि वो अपनी छाप जरूर छोड़ देते हैं। और सफेद झूठ के बाद में दूसरे तरह का झूठ होता है रंगीन झूठ, यानी वो नैरेटिव्स जो कि सिर्फ सेंसेशन फैलाने के लिए बनाए जाते हैं। आम आदमी पार्टी को इसमें महारत हासिल है। जैसे एक नरेशन फैलाया गया कि केजरीवाल की हत्या की साजिश हो रही है, और आम आदमी पार्टी इसे सीधे प्रधानमंत्री के द्वार तक पहुंचा देती है। इसके अलावा छद्म आख्यान का एक और प्रकार होता है, वो होता है एक दूसरे को सहारा देने वाले छोटे छोटे झूठ। जैसे जब इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ, तब लोगों ने ध्यान से देखा, बार बार देखा, आवर्धक लेंस लगाकर देखा, सूक्ष्मदर्शी यंत्र लगाकर देखा कि कहीं तो अडानी या अंबानी का नाम मिल जाए, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट से उनका नाम ही गायब था। फिर छोटी छोटी कंपनियां खोजी गईं। ये कहा गया ये अडानी अंबानी की शेल कंपनियां हैं, ये कंपनी अडानी की है, ये कंपनी अंबानी की है, ये शेल कंपनी है, इन्होंने प्रधानमंत्री को इतना चंदा दिया। तो लोगों के मन में यह बैठने लगा कि हाँ ठीक है, अडानी अंबानी ने चंदा सीधे तौर पर नहीं दिया, लेकिन उनकी शेल कंपनियां थी और उन्होंने बीजेपी को भर भर कर चुनावी चंदा दिया है। लेकिन आगे चलकर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं पहले 3 प्रकार की, यानी सरकने वाले छद्म आख्यान, पांव वाले आख्यान और पंख वाले छद्म आख्यान। सबसे पहले छद्म आख्यान जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है सरकने वाले आख्यान। ये आकार में काफी भारी भरकम, काफी बड़े होते हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि ये लोगों के दिमाग में बैठते ही नहीं है। पहले तो लोग इन्हें सिरे से नकार देते हैं, और यही वो आख्यान होते हैं जिसके लिए धन्ना सेठ अपने धन की थैली खोल देते हैं। काफी रोकड़ा खर्चा किया जाता है, कई बार तो इन्हें सरकाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इनके लक्ष्य में न केवल निष्पक्ष मतदाता बल्कि प्रसुप्त मतदाता भी होते हैं, यानी वो मतदाता जो
आमतौर पर तो वोट देने जाते नहीं हैं, लेकिन वे भी इतने प्रभावित हो जाएं, इस कदर प्रभावित हो जाएं कि वो वोट डालने पर मजबूर हो जाएं। अधिकतर ये नैरेटिव्स ऊपर से गढ़े जाते हैं, कई बार पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, कई बार ईर्ष्यावश बनाए जाते हैं। एक एक चीज खोद खोद कर निकाली जाती है, सूत्र पिरोए जाते हैं, रिसर्च होती है, सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, लोगों के बीच में चर्चाएं होती हैं, और जब ये टीवी या अखबार में पहुंच जाते हैं तब इनका जो लक्ष्य है वो थोड़ा सा आसान नजर आने लगता है। इन सब के बावजूद लोगों के दिमाग में ये आसानी से बिठाए नहीं जा सकते, लेकिन बार 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 दिमाग के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। कोशिशें की जाती है कि ये नैरेटिव्स खूब चलें और चलते रहें, तब जाकर दिमागी विरोध धीरे धीरे शिथिल होने लगता है। इस तरह के नैरेटिव सेट करने में धन्ना सेठ ही नहीं, विदेशी ताकतें भी सक्रिय होती हैं। जैसे इस चुनाव में सरकने वाले एक आख्यान को काफी जोर शोर से उठाया गया। पहले कहा गया कि भारत में तानाशाही आ चुकी है, फिर यह कहा गया कि नहीं, तानाशाही आई नहीं है, लेकिन तानाशाही अभी आ रही है। एक एक तथ्य खोज खोज कर निकाले गए। वैसे ही एक दूसरा आख्यान चलाया गया कि संविधान खतरे में है, मोदी जी संविधान बदलना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं वो 400 सीटें? ताकि वो संविधान बदल दें। वैसे ही सरकने वाला एक और नैरेटिव चलाया गया कि आरक्षण खत्म होने वाला है। हालांकि इस बात की समीक्षा अभी होनी बाकी है कि ये सरकने वाला नैरेटिव था कि ये पंख लगाकर उड़ने वाला नैरेटिव था, यानी पिछड़ी जातियों ने इसे हाथों हाथ उठा लिया। और वैसे ही एक नैरेटिव उठाया गया, भारत को जातियों में बांटने की कोशिश की गई, जातीय जनगणना का हवाला दिया गया। यह कहा गया जातियों के आधार पर लोगों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और वो मिल नहीं पा रही है, उनके साथ सामाजिक अन्याय हो रहा है। यह सरकने वाला आख्यान तो आगे भी चलते रहेगा, लेकिन इस चुनाव में इसने अपना असर जरूर डाला। दूसरे पांव वाले वो आख्यान जिनमें घटनाएं होती तो हैं, लेकिन उसके विकृत निष्कर्ष निकाले जाते हैं। विकास हो रहा है, गंगा नदी में वाराणसी तक जहाज आ रहे हैं, बोट चलाए जा रहे हैं। इस विकास का यह निष्कर्ष निकाला गया कि पुराने मल्लाह, पुराने नाविक, उनकी जीविका खतरे में है। कौन पूछेगा मल्लाहों के नावों को? और इसके लिए सरकार और उनकी नीतियां ही जिम्मेदार हैं। वैसे ही कहा गया कि मशीनों से कपड़ा बनता है और सरकार उसको बढ़ावा दे रही है, तो जुलाहे क्या करेंगे, बुनकर क्या करेंगे? उनका तो पीढ़ी दर पीढ़ी का यही धंधा है। सरकार उनकी रोजी रोटी छीनने का विचार कर रही है, ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं। ठीक इसी तरह जैसे कुछ वर्ष पहले कृषि कानून को लेकर यह भ्रम फैलाया गया था कि ये कानून किसानों की जमीन लेने वाले कानून हैं। हालांकि उन कृषि कानूनों में कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं था, न ही इसका कोई प्रावधान ही था। फिर भी ये नैरेटिव सेट हुआ, खूब चला, और एक दिन सरकार को वे कृषि कानून वापस लेने पड़े। किसानों की आय को दुगना करने का विचार ठंडे बस्ते में चले गया। पता नहीं ऐसे विकृत निष्कर्ष कैसे निकाले जाते हैं और क्यों निकाले जाते हैं। चुनाव है, राजनीति है, रोटियां सेकनी है, कुछ तो करना ही पड़ेगा।
अब चर्चा करते हैं पंख वाले छद्म आख्यान की। ये काफी खतरनाक किस्म के होते हैं और इसके काफी भीषण परिणाम भी हो सकते हैं। जंगल के आग की तरह ये फैल जाते हैं और लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाते हैं। चुनाव के दौरान ही मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो गई। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद भी पता चला और डॉक्टरों ने भी कहा था कि इनकी मृत्यु हृदयाघात से हुई है, हार्ट अटैक से हुई है। लेकिन खबर फैलाई गई कि उन्हें जहर दिया गया। राजनीतिक दल भी इसमें पीछे नहीं रहे, क्योंकि सीधे सीधे वोटों की राजनीति थी। रातों रात एक नैरेटिव गढ़ा गया कि मुख्तार अंसारी को जहर देकर मारा गया है। यह तो अच्छा हुआ कि पुलिस सजग थी और दंगा नहीं हुआ, वरना तो कई राजनीतिज्ञों ने उन्हें शहीद तक का दर्जा दे दिया। शांति जरूर बनी रही, लेकिन लोगों का वह आक्रोश वोटों के रूप में साफ साफ दिखाई दिया। अब बात करते हैं सुपाच्य आख्यान की, डाइजेस्टिव नैरेटिव्स, जो लोग आसानी से पचा लेते हैं और स्वीकार भी कर लेते हैं। हालांकि इसकी काट भी होती है, और अगर बीजेपी का आईटी सेल सोया हुआ नहीं रहता तो इसे काउंटर भी किया जा सकता था। लेकिन बीजेपी का आईटी सेल इस मामले में काफी फिसड्डी साबित हुआ और ये बीजेपी की एक बहुत बड़ी विफलता थी। उदाहरण के तौर पर वॉशिंग मशीन वाला नैरेटिव। जब अमित शाह जी खुद ही बोल चुके थे कि जो लोग बीजेपी में शामिल होते हैं उन पर चलने वाले केस वापस नहीं होते, तो बीजेपी की आईटी सेल इसे काउंटर करने में क्यों विफल रही? क्यों टीवी डिबेट पर बीजेपी के प्रवक्ता आंखें चुराते नजर आते रहे? साफ साफ कहना चाहिए था जो देवीगौड़ा जी ने बरसों पहले कहा था, दशकों पहले कहा था, द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। कोई भी केस वापस नहीं लिया गया है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया अलग होती है। बस इतनी सी ही तो बात कहनी थी। अगर आपके प्रवक्ता कमजोर हों, अगर आपकी आईटी मशीनरी काफी दुर्बल हो, तो फिर यही होता है। एक और उदाहरण, इलेक्टोरल बॉन्ड। यह नैरेटिव चलाया गया कि जिन लोगों को धंधा मिला है, काम धंधा मिला है, उन्होंने बीजेपी को भर 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 कर चंदा दिया है। यह भी कहा गया कि ईडी या इनकम टैक्स या सीबीआई का डर दिखाकर बीजेपी ने कंपनियों पर दबाव डालाया और उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर चंदा देने पर मजबूर किया। वे वसूली गैंग चला रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि टीएमसी को तो इतना जबरदस्त चुनावी चंदा मिला था, उनकी सरकार तो केवल एक ही राज्य में है, तो क्या पश्चिम बंगाल की पुलिस वसूली गैंग चला रही थी? और कांग्रेस को इतना जबरदस्त चंदा मिला, तो और कांग्रेस की सरकार एक लंबे समय तक महाराष्ट्र में भी रही, हिमाचल में उनकी सरकार थी, छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार थी, राजस्थान में उनकी सरकार थी, तो क्या उनकी सरकारें भी वसूली गैंग चला रही थी? तो इस तरह के नैरेटिव्स का काफी आसानी से प्रतिरोध किया जा सकता था और काउंटर नैरेटिव्स चलाए जा सकते थे। इस बात की निश्चित रूप से समीक्षा की जानी चाहिए कि आखिर बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरियां थी कि वे कुछ कर ही नहीं पाए, और धीरे धीरे लोगों के मन में ये नैरेटिव्स बैठने लगे। अब बात करते हैं सदाबहार आख्यान की,
ऐसे नैरेटिव्स जो हर चुनाव में चलते हैं और खूब चलाए जाते हैं। एक चुनाव के बाद अगला चुनाव, सत्ता पक्ष विपक्ष कोई भी बदले, कुछ भी हो, लेकिन हर चुनाव में ये नैरेटिव जरूर चलते हैं। जैसे महंगाई, बेरोजगारी और तो और गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा तो इंदिरा जी ने 1971 में दिया था। दशकों तक उनकी सरकार रही, क्या गरीबी हटी? इंदिरा जी के बाद में राजीव गांधी ने गरीबी हटाने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई, और अब आजकल तो राहुल गांधी का खटाखट खटाखट खूब चला। इतना चला कि अब तो लोगों को शक होने लगा है कि इसी खटाखट की वजह से तो बीजेपी चुनाव नहीं हार गई। बात करें बेरोजगारी की, यानी ये मुद्दा वर्षों से ऐसे चलाया गया कि मोदी जी का युवकों को रोजगार देने का वादा क्या हुआ कि लोगों ने तो अब तो मोदी जी के जन्म दिवस को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाने का फैसला भी कर लिया, और ऐसे नैरेटिव्स भी बनाए गए। तो महंगाई और बेरोजगारी इस चुनाव में भी इस रूप में चलाया गया कि बीजेपी से जब ये सवाल पूछा जाता है तो वो इस सवाल को हिंदू मुस्लिम से जोड़ देते हैं और धार्मिक उन्माद फैलाने लगते हैं। और केवल राहुल गांधी ही ऐसे नेता हैं जिनकी खटाखट नीतियां गरीबी खटाखट दूर कर सकती हैं। और इस नैरेटिव्स का क्या परिणाम हुआ ये हम सब ने देखा है। बीजेपी की आईटी सेल इस मामले में भी कहीं खो सी गई। महंगाई, जिसे एक जमाने में नेहरू जी ने कोरिया के युद्ध से जोड़ा था, इस बार तो यूक्रेन का युद्ध इतना भयावह था कि इसने पूरे संसार में महंगाई बढ़ा सी दी। हर एक देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था पर इसने काफी बड़ा असर डाला। वैसे ही बेरोजगारी, इस कार्यकाल का एक बड़ा दौर तो कोरोना के काल से गुजरा, जिस समय आर्थिक गतिविधियां काफी धीमी पड़ गई थी। तो क्या बीजेपी ये तर्क देने में विफल रही? लोग क्यों कहते रहे कि गैस सिलेंडर का दाम 1200 रुपये पहुंच गया है, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है? कुछ तो कारण होंगे, लेकिन उन कारणों को सामने लाना तो बीजेपी का काम था, विपक्ष का तो नहीं था। ऐसे ही एक सदाबहार नैरेटिव है, जय जवान जय किसान। जवानों के बारे में कुछ भी कहना मना है, और वैसे ही किसानों के बारे में कुछ भी कहना मना है। यानी जवानों के नाम पर जो नैरेटिव्स चलाए जाते हैं उन्हें काउंटर कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। और वैसे ही किसान तो अन्नदाता हैं। किसान आंदोलन कैसे चला, किन मुद्दों पर चलाया गया, ये हम सब ने देखा। और इस बार तो चुनाव के ठीक पहले, बल्कि चुनाव के समय ही एक बार फिर से किसान आंदोलन चलाने की तैयारी हो गई थी, बल्कि इसने काफी बड़ा रूप भी ले लिया था। इन्हें कौन हवा दे रहा था? जवानों के मामले में अग्निवीर योजना, इसने बीजेपी को नुकसान ही पहुंचाया। अग्निवीर के उद्देश्य गलत नहीं है, लेकिन इन्हें समझा पाने में, लोगों के बीच में पहुंचाने में बीजेपी बुरी तरह विफल रही। विपक्षी दलों ने तो इसे एक कचरा ही करार दे दिया। इसके मूल उद्देश्यों को बिल्कुल भुला दिया गया। सरकार की इन नीतियों को सही परिप्रेक्ष्य में लोगों के सामने प्रस्तुत करना, ये आईटी सेल की ही जिम्मेदारी थी। और बीजेपी का आईटी सेल इस मामले में
काफी नाकारा साबित हुआ। चलिए अब मुख्य मुद्दे पर वापस आते हैं। क्या भारत के चुनाव, लोकसभा चुनाव 2024 को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी? इसमें बड़े पूंजीपति जॉर्ज सोरोस की क्या भूमिका थी? हमने सरकने वाले छद्म आख्यानों के बारे में समझा। हमने जाना कि वो कितने भारी भरकम होते हैं और उन्हें सरका पाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन हम सब यह भी जानते हैं कि वे कितने प्रभावी होते हैं। और तो और वो देश में चुनाव तो जाने दीजिए, अराजकता भी फैला सकते हैं। ऐसे भारी भरकम नैरेटिव्स को सरकाने के लिए पूंजी की जरूरत पड़ती है। रुकड़ा कहां से आएगा? यहां जॉर्ज सोरोस के बारे में एक बार फिर से बात करते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में $40 बिलियन कमाए और उसमें से $32 बिलियन अनुदान के रूप में दे दिए। कैसे अनुदान? दुनिया के अलग अलग देशों में अपने मनमाफिक लोकतांत्रिक व्यवस्था बैठाने के लिए। ये उनके लिए नशा है, बाकी लोगों के लिए जहर हो सकता है। चुनाव के दौरान ही डिसइंफो लैब की एक रिपोर्ट उजागर हुई। ये मई का महीना था जब यह रिपोर्ट बाहर आई थी। इससे ही पता चलता है कि सरकने वाले नैरेटिव्स के लिए जॉर्ज सोरोस और उनकी संस्थाओं ने कितना खर्चा किया। न केवल जॉर्ज सोरोस बल्कि कई विदेशी संस्थाओं ने आपस में हाथ मिलाए और किस तरह से वो सब नैरेटिव्स करने की कोशिश की जो हम सरकने वाले नैरेटिव्स में देख चुके हैं। तानाशाही आ रही है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, एक धर्म विशेष पर अत्याचार हो रहे हैं, जो ह्यूमन राइट्स है उसका वायलेशन हो रहा है और न जाने क्या क्या। ये सब, इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो यह है वो रिपोर्ट जिसके बारे में हम अपने अगले भाग में चर्चा करेंगे। और न केवल ये रिपोर्ट बल्कि इसी बीच एक और दूसरी खबर भी आ गई। अभी तक हम चर्चा कर रहे थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, सोशल मीडिया के पावर की, नैरेटिव्स कैसे गढ़ा जाता है और कैसे लोगों को प्रभावित किया जाता है। लेकिन ये तकनीक, बल्कि इससे कहें कि इससे भी उन्नत एक नई तकनीक आजकल लोगों के पास आ गई है। इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पाकिस्तान के चुनाव में इमरान खान ने इसका उपयोग किया था। हालांकि उन्होंने अपने प्रचार के लिए इसका उपयोग किया था और लोगों को यह मालूम भी था। कुल मिलाकर दुरुपयोग नहीं किया था। लेकिन चुनाव शुरू होने के ठीक पहले एक खबर आई कि चीन इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग भारत के चुनावों को प्रभावित करने के लिए कर सकता है। और ये खबर माइक्रोसॉफ्ट ने दी। तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भारत के चुनावों को प्रभावित किया? किया तो कितना किया? और हो सकता है कि ये बात सच हो कि चीन ने भारतीय चुनाव को प्रभावित तो किया, लेकिन आईटी के माध्यम से कम और किसी अन्य माध्यम से, जैसे धन का प्रसार, शायद उस तरीके से कहीं ज़्यादा किया हो। लेकिन ये बात अभी भी स्पष्ट नहीं है,
क्योंकि नेपाल की सरकार चीन के प्रभाव में किस तरह से काम कर रही है यह सब हम सब जानते हैं। तो ये सब के तार हमारे प्यारे मित्र के तक कहाँ तो ये सब तार हमारे प्यारे मित्र तक कैसे और कहाँ से पहुँचे, इस बात की हम अगले भाग में समीक्षा करेंगे। चुनाव के सारे घटनाक्रम को सिलसिलेवार ढंग से देखेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस चुनाव में वाकई में बाहरी ताकतों द्वारा दखलंदाजी की गई है